हर लड़की की तरह मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मेरी ज़िंदगी में कोई खूबसूरत सी लड़की आए, ऐसी प्यारी लड़की जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। अब तो मेरी माँ भी कहती थी कि लड़कों की ज़िंदगी में कोई लड़की होनी चाहिए। फिर वे लड़कियों की तरफ लग जाते हैं तो बाकी नशे वाली चीज़ों से दूर रहते हैं और शराब दारू से भी उनकी जान छूट जाती है। मतलब मेरे घर से मुझे इजाज़त थी या न थी, ये तो एक अलग बात थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई आ भी नहीं रही थी, क्योंकि जो मेरे दिल को छू जाए वह मुझे मिल नहीं रही थी और मैं बस इंतज़ार ही कर रहा था। मेरे दोस्त कहते थे कि तुम इंतज़ार ही करते रह जाओगे, जो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है उसे पटा लो और ज़िंदगी के मज़े लो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं मोबाइल रिपेयर का काम करता था। मेरे पास लोग ऐसे ऐसे फ़ोन लेकर आते थे जो बिल्कुल ही बंद होते थे और अचानक से ही बंद हो जाते थे। फिर वे अपना फ़ोन मेरे पास छोड़कर भी चले जाते थे। मैं पीछे से फ़ोन ऑन करके फ़ोन के अंदर देख भी सकता था, लेकिन मैंने आज तक ऐसी हरकत नहीं की थी। मुझे अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करनी थी। मेरी माँ कहती थी कि जो काम के साथ बेईमानी करके पैसे कमा के घर लेकर आता है, ना उन पैसों से घर में बरकत रहती है और वे पैसे बीमारी पर लग जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, कि आप अपनी शादी की पहली रात ही अपनी पत्नी के सामने पूरी तरह शर्मिंदा हो जाएं। मैंने भी ऐसा ही एक काम किया था। उसे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई और हकीकत के बारे में पता चल गया था। मुझे पहले से ही पता था कि वह जानती है, पर मैं अपने कमरे में कब तक ना जाता। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, उसके बाद तो मुझे जाना ही था। सोचा, जो क़यामत गुजरनी है आज ही गुजर जाए। वह मेरे सामने बैठी मुझे अपनी उन बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में ढेर सारा गुस्सा और आंसू ली घूर रही थी, क्योंकि उसे मेरी सच्चाई के बारे में पता चल गया था। मैंने उससे कहा कि कुछ तो बोलो, क्यों मुझे ऐसे देख रही हो? कहने लगी कि क्यों, आपको मुझसे डर लग रहा है? आप मेरे पति हैं, डरना तो मुझे आपसे चाहिए। मैंने कहा कि कभी कभी मर्द भी औरत से डर जाता है और आज मेरी ज़िंदगी का वही दिन है जो मुझे तुमसे डर लग रहा है। देखो, जो भी दिल में है कह डालो, एक ही दफ़ा बता दो। तुम जो भी कहोगी मुझे मंजूर होगा। हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। वह कहने लगी कि मैं पागल नहीं हूँ जो आपको अपना गुलाम बना लूँ, क्योंकि अगर औरत अपने पति को बादशाह बनाती है तो वह उसकी बेगम बनती है, यानी कि मालकिन, और अगर वह उसको एक गुलाम बनाती है तो फिर वह गुलाम की पत्नी बनती है। मैंने कहा कि शक्ल तो तुमने गुस्से वाली बना रखी है, बातें तुम अच्छी कर रही हो, आखिर चाहती क्या हो? उसने कहा कि मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरे लिए मेरा नाम पवन कुमार है। मैं ऐसा लड़का था जिसकी पूरे परिवार में कोई ख़ास इज्जत नहीं थी। सब यही कहते थे कि पता नहीं क्या करेगा, क्योंकि पढ़ाई में अच्छा नहीं था। पढ़ाई में अच्छा ना होना कोई इतना बड़ा गुनाह तो नहीं है, लेकिन मेरे ख़ानदान में था, क्योंकि सब लोग ही पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। बेशक एमए हिंदी ही क्यों ना किया हो, लेकिन सबने 16 क्लास पढ़ ली थी और मुझसे तो एफए भी नहीं निकाला गया। उसके बाद मुझे मेरे बाप ने मोबाइलों की दुकान पे छोड़ दिया और मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखता रहा। करते करते मैंने इतना काम सीख लिया कि अब अपनी छोटी सी दुकान बना ली। देखा जाए तो मैं अपने पढ़े लिखे रिश्तेदारों से ज़्यादा पैसे कमा रहा था, लेकिन मेरे माँ बाप सबके सामने बताते हुए अभी भी शर्मिंदा होते थे कि प्लाज़ा में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है। वही बात कि एक मज़दूर अगर रोज़ मज़दूरी करे तो वह महीने के 45,000 रुपये बना सकता है, लेकिन उसको सब लोग मज़दूर और गरीब आदमी ही कहते हैं। और एक टीचर जो घर से सज धज के निकलता है, बड़ा बच्चों पे रौब जमाता है, उसकी तनख्वाह भले 20,000 हो, लेकिन वह एक टीचर है और उसकी इज्जत होती है। समाज का ये दोगलापन मुझे तो आज तक समझ नहीं आया। एक दिन तो मेरे बाप ने गुस्से में यह भी कह दिया था कि इसको मोमो की रेडी लगा कर दे दो, लेकिन आज मैं उनको कहता कि हाँ, लगा ही देते तो अच्छा है, क्योंकि मेरा एक दोस्त मोमो बेचने का काम करता था और वह महीने के 1.5 लाख रुपए बना रहा था। अभी उसने नया आईफोन लिया था। एक दिन मेरे पास एक बूढ़ा आदमी आया और अपनी बेटी का फ़ोन लेकर आया। उसने कहा कि मेरी बेटी बड़ी लापरवाह है। मैंने उसे अभी फ़ोन लेके दिया था। उसने फ़ोन तोड़ दिया। उसने पहली बात ही ऐसी कही, अब फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। मैंने कहा कि आप शाम तक आके ले जाइएगा। फ़ोन वाकई काफ़ी बुरी हालत में था, लेकिन जब मैंने उसे ऑन किया तो स्क्रीन पे उसकी बेटी की तस्वीर जगमगाने लगी। शायद उसने अपनी कोई सेल्फी लगाई हुई थी। ऐसी तस्वीर, इतनी खूबसूरत लड़की हमारे मोहल्ले में रहती थी, क्योंकि उस आदमी को मैं जानता था। ये मंदिर में सुबह के वक्त मुझे अक्सर दिखाई देता था। इसका मतलब कि यह आसपास ही रहता था। अगर उसकी बेटी थी
तो इस मोहल्ले में तो बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां रहती थीं और मुझे तो पता ही नहीं था। मेरा तो दिल उस लड़की की तस्वीर के साथ ही लग गया। ये जो लड़कियां हमें आसपास नजर आती हैं ना, यूं समझो कि ये बस आटे में नमक के बराबर होती हैं। असली माल तो लोग अपने घरों में छुपा के रखते हैं, सहेज के रखते हैं, और ये भी मुझे कोई ऐसा ही पीस लग रही थी। मेरी तो नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। मेरे हाथ बेईमान हो गए और मैंने गैलरी खोल ली। गैलरी में तो एक से एक प्यारी प्यारी तस्वीरें थीं। इस तरह के लोग हम पर भरोसा करके आते हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी का भरोसा खराब नहीं किया था। पर अब मुझसे यह पाप हो रहा था और मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था। एक आंख मैंने सामने रखी हुई थी कि कहीं वह बूढ़ा आ ना जाए, लेकिन मैंने उसे शाम के वक्त बुलाया था। फिर भी इंसान जब कोई गलती कर रहा होता है ना, तो वह बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाता है। मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा था। मैंने कुछ तस्वीरें अपने फ़ोन में भी कर लीं और सारे सबूत भी मिटा दिए। मोबाइल ठीक करते करते मैंने बीच में से उसका नंबर भी निकाल लिया और मोबाइल ठीक करके उसके बाबूजी के हवाले कर दिया। वह फ़ोन लेने आए तो यही कह रहे थे कि बेटा, मेरी बेटी के फ़ोन से तुमने कोई चीज़ तो नहीं देखी? उसका फ़ोन अचानक ही गिर गया, इसलिए मुझे अभी फ़ोन करके कह रही थी कि वॉलपेपर पर मेरी तस्वीर लगी हुई है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जब मैंने फ़ोन ऑन किया तो मैंने फैक्ट्री मोड खोला, जिसकी वजह से सारा डेटा उड़ गया होगा। आप परेशान नहीं हो, हम लोग रोज़ ये काम करते हैं। इस मोहल्ले की सारी लड़कियां मेरी बहनों जैसी हैं। उसने कहा कि हाँ बेटा, मैं भी इसी मोहल्ले में रहता हूँ। वह मंदिर है ना, उसके पीछे मेरा घर है। मैंने बातों बातों में बूढ़े बाबूजी से यह भी पता लगवा लिया कि उनका घर किस तरफ है, क्योंकि जो औरत मेरे दिल में लग गई थी ना, शायद मुझे उस लड़की के घर तक भी जाना पड़ता। मैंने सही किया या गलत किया, मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पता नहीं कितने दिन तक मैं उसका नंबर अपने फ़ोन में लिए फिरता रहा कि मैसेज करूं या ना करूं, बात करूं या ना करूं। मेरी उम्र भी ऐसी थी और उस लड़की की भी। उस उम्र में ऐसे किसी से बात कर लेना या दोस्ती कर लेना कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं है। हाँ, पिछले ज़माने में ये सब कुछ बहुत अजीब होता था, लेकिन अब आजकल तो सब कुछ चलता है। दिल तो कर रहा था कि मैसेज करूं, लेकिन उसने सबसे पहले यही पूछना था कि मेरा नंबर कहाँ से लिया है। इसलिए मैं चाहता था कि कुछ दिन गुजर जाएं, वरना उसे शक हो जाएगा कि दुकान पर भेजा था और उसके बाद से ही रॉन्ग नंबर आ रहा है। लड़कियां होती हैं जिन्हें रॉन्ग नंबर आता है तो तुरंत उठा के तुरंत अपने बाप या भाई के हाथ पकड़ा देती हैं। अगर वह भी ऐसी होती तो फिर तो मुझे गालियां ही पड़नी थीं, और मैंने आज तक ऐसा कोई नज़रबा नहीं किया था। मुझे कभी ऐसी कोई गाली नहीं पड़ी थी। मेरे दोस्त थे, वह भी ऐसे ही सुनाते रहते थे, पर कहते थे कि अब हम तो बेइज्जती प्रूफ हो गए हैं। लेकिन जब मैंने उसे मैसेज किया तो उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की और तुरंत मेरे मैसेज का जवाब दिया। मैं यह नहीं कहता कि शायद वह ऐसी वैसी लड़की थी, पर बेचारी मासूम थी। उसका नाम माया था, ये उसकी तस्वीर के ऊपर ही लिखा हुआ था। इतनी मासूम तो थी कि दुकान पे फ़ोन ठीक करवाने के लिए भेज दिया, पर उससे पहले उसकी तस्वीर नहीं हटाई और फिर परेशान हो गई। लेकिन जब फ़ोन ही बंद था तो बेचारी तस्वीर कहाँ से हटाती। हम जैसे लोगों के पास लोग आते हैं तो भरोसा करके ही आते हैं। मैं उनके भरोसे को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं तो उस लड़की को पसंद कर बैठा था। उसने कहा कि जी, आप कौन? तो मैंने कहा कि ऐसे ही आपका नंबर मिल गया था कहीं से, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वह क्या है ना कि मेरी कोई दोस्त नहीं है। वह कहने लगी कि दोस्ती का मतलब पता है आपको। मैंने कहा कि हाँ, बिल्कुल पता है, आप मौका दें, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। उसने कहा कि फिर बताएं अपने बारे में, कि आप कौन हैं, तो मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। मैंने उससे बात करनी शुरू की और अपने आप को बहुत ही अमीर जाहिर किया। मैं कैसे उसे बताता कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे काम करता हूँ। ये तो वह बात थी जो मेरे लिए एक गाली बना दी गई थी, तो फिर मैं इसे अपने तारुफ में कैसे शामिल कर सकता था। ये बात तो मेरे घर वालों ने मेरे अंदर इस तरह से डाली थी कि जैसे कोई बहुत ही गंदा काम है। जब वही इस बात को कबूल नहीं करते थे तो मैं खुद भी इसे कबूल नहीं करता था। मुझसे भी अगर कोई ऐसा इंसान पूछता जो मुझे नहीं जानता था, मैं झूठ बोल देता था और कहता था कि ऑफिस में काम करता हूँ। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो दूसरे शहरों में रहते थे, जिनसे कभी मिलने मिलाने का कोई ख़ास चांस नहीं था। उनके सामने भी मैंने अपनी एक इज्जत बनाई हुई थी, तो फिर माया के सामने भी इसी तरह इज्जत बना दी। बातों बातों में ऐसा लगने लगा कि उसे बड़े बड़े बंगले, गाड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मैंने भी कहना शुरू कर दिया कि हाँ हाँ, मेरे पास तो फलां गाड़ी है, बंगला है। जब वह मुझसे तस्वीरें मांगती
तो मैं इधर उधर से तस्वीरें लेके दे देता। बहरहाल मैंने अपनी तस्वीर असली ही दिखाई थी, यानी अपना ही चेहरा दिखाया था। मैं देखने में खूबसूरत था और शक्ल से अमीर लगता था। हम सारे घर वाले कुछ ऐसे ही थे कि जब तैयार होकर घर से निकलते तो ऐसा लगता कि बड़े अमीर किबीर लोग हैं, जबकि हमारे पास था कुछ भी नहीं। कुछ लोगों की शक्ल ही ऐसी होती है। हम भी उन्हीं में से थे। बातें हमारी अब और भी ज्यादा बढ़ने लगी थीं। एक दिन वह बैठी मुझसे बात कर रही थी कि अचानक से उसने मेरा नाम पुकारा। मैंने कहा कि क्या हो गया, तो कहने लगी, वह मेरे ऊपर एक छिपकली गिर गई थी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। लेकिन जब मैं डरी तो मेरी जुबान से आपका नाम निकल गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कि अगर मैं वहां होता तो मैं खुद छिपकली को मारकर आपकी जान बचाता। देखा जाए तो कितनी अजीब सी छोटी छोटी सी फिजूल सी बातें थीं हमारी, लेकिन फिर भी इनमें बहुत अपनापन था। वह कहने लगी कि जब इंसान मुसीबत में होता है तो किसी अपने को ही याद करता है, और आप तो मेरे दोस्त हैं ना। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल दोस्तों, जो भी कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। कभी भी दोस्ती का हक अदा करना हुआ तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारी दोस्ती अब मोहब्बत में बदलने लगी थी। अभी तक हम दोनों में से किसी ने भी इज़हार नहीं किया था, लेकिन एक दूसरे के बिना दिल नहीं लगता था। पूरा दिन बातें करते रहते थे, एक दूसरे को हर छोटी बड़ी बात बताते थे। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है? क्या इसे मोहब्बत नहीं कहते? हम दोनों जानते थे कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी, पर कोई भी पहले इजहार नहीं कर रहा था। मैं मर्द था, शायद ये काम मेरा ही था, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था। अगर वह इनकार कर देती तो फिर क्या होता? अगर वह मुझसे दूर चली जाती तो फिर क्या होता? मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता था। बस यही चाहता था कि यह जो कुछ भी है चलता ही जाए और कभी ना रुके। एक दिन उसने मुझे तस्वीर भेजी। उसके हाथ पर छोटा सा जख्म लगा था। मैंने कहा, ये क्या हो गया? कैसे हो गया? मैं वाकई परेशान हो रहा था, और जिस तरह से परेशान हो रहा था उसी तरह से मैसेज लिख रहा था कि आपका ध्यान किधर था? ज्यादा तो नहीं लगी? दर्द तो नहीं हो रहा? वह कुछ देर बिल्कुल चुप हो गई। उसने कोई मैसेज नहीं भेजा। मैंने कहा, क्या बात है? तो कहने लगी कि आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? लड़कियों को किचन में काम करते हुए छोटी बड़ी चोट लग जाती है, फिर आप इतने परेशान क्यों हैं? मैंने सोचा और कहा कि हाँ, पता नहीं, हैरान होने के बाद मैं इतना परेशान कैसे हो गया। लेकिन आप ख्याल से काम किया करें, चोट जिसको भी लगे, दर्द तो होता ही है। ऐसा लगा कि जैसे उस दिन वह समझ गई कि मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ दोस्ती नहीं, मोहब्बत है, और जैसे वह भी मुझसे मोहब्बत ही करती है। फिर भी किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कौन पहले मोहब्बत का इजहार करे और एक दूसरे को बताए कि वह कितनी मोहब्बत करता है। मैंने दिल में सोचा और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह तो मेरा काम है। लेकिन पता नहीं उसका रिएक्शन क्या होगा। एक दिन मेरी भाभी भी किचन में काम कर रही थी। अचानक से मुझे उनकी आवाज़ आई। शायद उनको कोई चोट लग गई थी, लेकिन मेरा उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया। मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन इसी तरह जब माया को छोटी सी चोट लगी तो मैं कैसे तड़प उठा था। इसका मतलब यही था कि वह मेरे लिए बहुत ख़ास बन गई थी। एक दिन मौसम बहुत अच्छा था। आज मोहब्बत करने वालों का दिन था। मैं इस दिन को मनाने के सख्त खिलाफ था, लेकिन मोहब्बत के इजहार को एक बहाना तो मिल ही गया। मैंने उससे बता दिया कि मैं उसे चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। जैसे ही मैंने उसे यह बात की, उसने शरीफ लड़कियों की तरह मुझे वही बात कर दी जो मेरे लिए जवाब भी थी, और शायद मेरे अंदर का मर्द यही बात सुनना चाहता था। उसने कहा कि अगर मोहब्बत करते हो तो फिर मेरे घर रिश्ता भेजो, मुझसे शादी करो, मुझसे साथ जन्म साथ देने का वादा करके ले जाओ, एक पाक और साफ रिश्ते में बांध के अपने साथ ले जाओ। यूं हमारा बात करना बेशक अच्छा नहीं है, लेकिन तुम बुरे को अच्छा करने की हिम्मत रखते हो क्योंकि तुम मर्द हो। अगर ऐसा कर सकते हो तो मुझे बताओ, नहीं तो अभी बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। मैंने उससे कहा कि ऐसे नहीं करो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिससे मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, और वो कह रही है कि मुझे छोड़ के चले जाओ। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। अरे करूँगा बात अपने घर वालों से, भेजूँगा तुम्हारे घर रिश्ता। बस मैंने इतना कह दिया। वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई, जबकि उसकी नज़र में तो मेरे घर वाले बहुत अमीर थे और मैं एक अमीर ज़्यादा था। अब मैं क्या करता? मैं तो फंस चुका था। घर आया तो मेरी माँ मुझे कह रही थी कि तेरी कमाई भी अच्छी है, अब मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करती हूँ। मुझे पता था कि मेरे लिए कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा कि लड़के की यह छोटी सी दुकान है, बल्कि मैं इसे दुकान कहता था,
असल में तो वह खोखा ही था। मोबाइलों के प्लाजा में लगाया हुआ था, सड़क पे नहीं बैठा था। बस इतना ही फ़र्क था। मेरी माँ तो बोलती रहती थी और मैं उन्हें कह देता था कि ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी है। मैंने उन्हें कहा था कि मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस मामले में, आप जिससे मेरी शादी कराएंगी मैं कर लूँगा। ये बात तब की थी जब मैं माया से मिला नहीं था। अब तो मैं माया से ही शादी करना चाहता था, लेकिन जितना बड़ा मैंने उससे झूठ बोला था, मुझे नहीं लगता था कि वह मेरी बात मानती अगर मैं उसे सच बता देता। वह दिल बर्दाश्ता होकर मुझे छोड़ के चली जाती। ये तो धोखा था, बहुत बड़ा धोखा था। और वह क्या कहती कि ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। पूरा दिन हम लोग बातें करते थे। वह कहती थी कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसने मुझे अपनी एक दोस्त की कहानी भी सुनाई कि उसे किसी ने धोखा दिया था। उसने मुझे बताया कि मेरी दोस्त भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और वह लड़का भी आपकी तरह अमीर ज़्यादा था। बेचारी बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसे लड़के ने उसे धोखा दिया। इतना बड़ा धोखा दिया कि अब वह एक जिंदा लाश बन गई है। न कहीं जाती है, न किसी से बात करती है, न किसी को देखती है। उसको देखकर बहुत दुख होता है। इसलिए हम सब दोस्त यह सोचने लगे थे कि आजकल कोई मोहब्बत नहीं करता, लोग एक दूसरे को सिर्फ मोहब्बत के नाम पर धोखा देते हैं। लेकिन यह शुक्र है कि आपने मुझे मोहब्बत पर फिर से यकीन करना सिखा दिया, और आपकी वजह से मुझे यह पता चला कि इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत कर सकते हैं। जब वह ऐसी बातें करती थी तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं उसे धोखा दे रहा हूँ। यह एक बहुत बड़ा पाप है, वह मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। रोज़ सोचता था कि आज उसे अपनी सच्चाई बता दूं, लेकिन रोज़ नहीं बता पाता था। और फिर हमने इतनी ज़्यादा बातें कर ली थीं, और वह सारी बातें ही झूठ पर मबनी थीं। हमने सिवाय झूठ के एक दूसरे से बोले ही क्या था। हमने पूरा दिन इन बातों के अलावा और बातें ही क्या की थीं कि मेरा बड़ा सा बंगला है, गाड़ियाँ हैं, मेरे पास पैसे होते हैं, ये है वह है, पता नहीं क्या क्या। ये तो उसकी शराफत थी कि उसने अभी तक मुझसे कोई तोहफा नहीं मांगा था, और अभी तक उसकी सालगिरह नहीं आई थी। वरना शायद मुझे उसे बहुत बड़ा तोहफा देना पड़ता, ये साबित करने के लिए कि मैं एक अमीरजादा हूँ। अगर वह मुझसे कोई कीमती चीज़ नहीं भी मांगती, तब भी मुझे यह साबित करने के लिए देना पड़ता कि उसको पता होगा कि वह एक अमीरजादा की गर्लफ्रेंड है। ऐसे में मैं उसे कोई 1000-1500 की चीज़ देता तो वह भी उसके लिए अच्छी नहीं थी। उसके दिल में सवाल आ सकता था कि मुझे ऐसी चीज़ क्यों दी है। माया मुझे बार बार कहती थी कि तुम कब अपने घर वालों को भेज रहे हो, कब उनको बताओगे। तुम लोगों ने बताया तो है ना। मेरे मुंह से ये बात भी नहीं निकल रही थी कि बताया। फिर मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि हाँ, बता तो दिया है, लेकिन वो लोग बहुत बिजी हैं। मेरे बाबा बिजनेस में बिजी रहते हैं और मम्मा भी बिजनेस करती हैं कि उनके पास वक्त नहीं है। वो कहने लगी कि उनके बेटे की ज़िंदगी से ज़्यादा उनके लिए क्या अहम हो सकता है। मेरे घर में भी मेरे रिश्ते की बातें हो रही हैं। तुम कब अपना रिश्ता भेजोगे, तुम्हें नहीं पता। हमारे समाज में लड़कियों की शादी जल्दी करवा दी जाती है, और हमारे घर में तो इतनी सारी बहनें भरी पड़ी हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे पहले मेरी शादी करवाई जानी है। मुझे धक्का देना है तो बाकियों की बारी आनी है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो। और हमारे झगड़े होने लगे। एक दिन वो मैसेज कर रही थी और मुझे पता था कि आज फिर यही बात करेगी कि मैंने उसे सुबह कहा था कि मैं सुबह बात करूँगा। उससे बात करता मेरा कौन था। मेरे बाबा तो टीसी रह चुके थे, यानी कि टिकट चेक करने वाले, और मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी। बस सारा दिन घर के काम करती थी। मेरी कमाई से ये घर तो अच्छा चलता था, लेकिन मेरे काम को सब लोग बुरा ही समझते थे। कहते थे कि किसी सरकारी नौकरी पे लग जाता तो कितना अच्छा होता। जब से मोबाइल की कीमत बढ़ी थी, मैंने भी थोड़े पैसे बढ़ा दिए थे। मेरी कमाई और ज़्यादा बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी मेरी इज्जत नहीं थी। अपने घर वालों से किसी लड़की की बात करना तो दूर, मैं तो उन्हें यह भी नहीं कह सकता था कि अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूँ। उन लोगों ने शोर मचा देना था। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने अपनी मर्जी से शादी नहीं की थी। मैंने माया का फ़ोन ही नहीं उठाया और मैसेज का भी जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह सुबह उठा तो उसने मेरे नाम एक लंबा मैसेज लिखा हुआ था। उसने कहा कि आज से मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल रही हूँ। मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मैं उसी के साथ शादी करूँगी। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। और उसने मुझे कुछ अपनी बातें, कुछ वादे सब याद दिलाए थे। मुझे ब्लॉक भी कर दिया था, क्योंकि जब मैंने मैसेज किया तो मैसेज नहीं जा रहा था।
अभी मैं इसीलिए परेशान बैठा था जब शाम को मेरी माँ मिठाई लेकर मेरे कमरे में आई और कहने लगी थी, तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की का रिश्ता आया था, हमने पक्का कर लिया है। मैं लड़की पसंद आ गई थी। हम लोग तो लड़की देखने गए थे, सोचा कि तुझे बाद में बता देंगे, लेकिन लड़की इतनी खूबसूरत थी कि सोचा कहीं और ना उसे उड़ा के ले जाए, इसीलिए हमने रोका की रस्म करवाई। नहीं, वो लोग कह रहे हैं कि दिवाली के बाद शादी करनी है, और दिवाली में तो सिर्फ 1 हफ्ता रह गया था। मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरी बात तो सुनो। मेरी माँ ने कहा कि मैं तो बात पक्की कर रही हूँ, तो ज़बान दे आई हूँ, अब तूने क्या कहना है। मैं चुप हो गया। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं कहना, शायद इसी में भलाई थी। इधर मुझे माया ने छोड़ दिया और इधर मेरा रिश्ता पक्का हो गया। अब मैं किसके लिए शोर करता, किसके लिए जंग करता। अगर घर वालों से कहता कि किसी को पसंद करता हूँ तो उसको फिर सामने कैसे लेकर आता। वो तो मुझे छोड़ के जा चुकी थी। शायद उसको मेरी हकीकत के बारे में पता चल गया था। मैं भी तो इसी बाजार में बैठा होता था। हो सकता है कि वो कहीं बाजार आई हो और उसने मुझे देख लिया हो। मेरा भांडा फूट चुका था। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने अपने घर वालों को कह दिया कि जो आपको मुनासिब लगता है आप करें। यहाँ तक कि शादी का दिन आ गया। मैं एक तरफ बैठा था जब मेरी शादी करवा दी गई। मैंने नई मांग में सिंदूर भरा तो मुंह मेरा दूसरी तरफ था। वो लड़की घूंघट में थी, बस जैसा मुझे पंडित जी कहते रहे मैंने कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लड़का लड़की को एक साथ बिठाने का रिवाज नहीं है। बस अब आपकी है, आप इसको विदा करवा के ले जाएं। जब विदाई हो रही थी तो लड़की के सिर पे चादर थी, लेकिन हाथों पांव से बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने बस दूर से इतना ही देखा था। अब मैं क्या करता, मेरी पसंद की तो नहीं थी, चाहे जितनी भी खूबसूरत होती। मेरे दिल में तो माया का ही ख्याल था। अब तो उसको पूरा यकीन हो गया होगा कि मैं न सिर्फ झूठा बल्कि बेवफा भी था, क्योंकि जैसे ही उसने मुझे छोड़ा मैंने फ़ौरन से ही किसी और लड़की से निकाह कर लिया। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में। दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन अब क्या कर सकता था, क्योंकि शादी हो चुकी थी। हम लोग मेरी पत्नी को रुखसत करवा के घर ले आए और उसको उन लोगों ने मेरे कमरे में बिठा दिया। अब मेरे कमरे में जाने का बिल्कुल ही दिल नहीं कर रहा था। मैं यहाँ से भाग जाना चाहता था। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, कुछ भी नहीं है मेरी ज़िंदगी में अब। पर यह कैसे हो सकता था कि मैं बच जाता। उन्होंने मुझे कमरे में भेजना ही था। मैं कमरे के अंदर चला गया। वो घूंघट किए बैठी थी। ये सारे मंजर तो मैंने माया के साथ सजाए थे। मैंने उसे कहा था कि आजकल मुझे पता है कि दुल्हन घूंघट करके नहीं बैठती, लेकिन जब मैं कमरे में आऊं तो तुम घूंघट करके बैठ जाना। मैं तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा और तुम्हें देख के कुछ अच्छा बोलूंगा। लगता है ये लड़की भी माया की तरह पुराने ख्यालात की थी, जो घूंघट करके बैठी हुई थी। मगर मेरा घूंघट उठाने का कोई मूड नहीं था। मैं बाथरूम में गया, मैंने मुंह हाथ धोए और कपड़े बदल लिए और अपने हिस्से का तकिया उठाकर सोफे पर रख दिया। लेकिन वह इस तरह से बैठी थी, उसे मुझसे कुछ तो कहना था। मैंने उससे कहा कि आप थक गई होंगी, कपड़े बदल कर सो जाएं। सुबह रिसेप्शन की रस्म भी है, आराम कर लें। बस इतना कहना मुनासिब था। वह खुद ही कपड़े बदल कर सो जाती और मैं जाकर सोफे पर लेट जाता। लेकिन इससे पहले कि मैं जाता, उसने कहा कि मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे क्या। मैंने कहा कि नहीं, मैं सोने लगा हूँ, आप भी सो जाएं। और कहने लगी कि आपको तो घूंघट उठाने का बहुत शौक था, तो फिर अब क्या हो गया। उसकी ये बात मुझे बहुत अजीब लगी और अब मैंने उसकी आवाज़ पर भी गौर किया, और जैसे ही घूंघट उठाया मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वह कोई और नहीं बल्कि माया ही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं पागल हो गया हूँ। मेरा मीटर शट डाउन हो गया। मेरे दिमाग में तारें हैं, आपस में कनेक्ट हो गई हैं और ब्रेन सर्किट उड़ चुका है। वह यहाँ पर कैसे हो सकती थी? क्या वही मेरी पत्नी थी? मैं तो हैरान रह गया। मेरे हाथ पांव फूल गए। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज आज खुल गया, वह भी मेरी शादी की रात, मेरी पत्नी के सामने। और सुबह ही थी, वही मेरी पत्नी थी। विदाई पर भी उस पर चादर करवाई गई थी। तो फिर मैं उसे किस वक्त देखता? उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गुस्सा, लेकिन साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं खुशी भी थी। कहने लगी कि न मैं बाजार आई और न ही मुझे किसी और ने बताया कि तुम्हारी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है और तुम कोई अमीरजादे नहीं हो। वह तो जब तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए मेरे ही घर आया और वह जो तस्वीर दिखाई गई तो मुझे तब पता चला। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी और मैंने तुम्हें वह मैसेज कर दिया और कहा कि नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन फिर शुक्र है तुम्हारा रिश्ता कबूल कर लिया, तो तुमसे इतनी मोहब्बत करती हूँ कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मुझे पता चल गया था कि तुम लोगों को खुद से झूठ बोला है,
तो वह तुम्हारा धोखा नहीं बल्कि शायद मजबूरी थी, क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों में अपने लिए मोहब्बत और तुम्हारी आंखों में अपने लिए एहसास महसूस कर लिया था। मुझे ज़रा सा भी कुछ होता तो तुम परेशान हो जाते थे। शुरू में लोग झूठ बोलते हैं। तुमने 2-4 झूठ बोले थे, जैसे मुझे खाना बनाना आता है, सुबह जल्दी उठती हूँ। तुम मेरे झूठ माफ़ कर देना। हमारे झूठ माफ़ कर दो, इसलिए आज की शादी हो गई है। अब हमें काम है और मैं भी तुम्हारी पत्नी हूँ। आखिरी बात उसने गुस्से से की। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई थी। मुझे और क्या चाहिए था? मैंने बहुत बड़ा झूठ बोला था। ये सब कुछ इतनी आसानी से मेरे साथ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि माया अच्छी लड़की थी, जिसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी। लड़कियों को तो इतना ही पता चल जाए कि लड़के के पास अच्छी नौकरी नहीं है तो वह उसे ब्लॉक करके भाग जाती हैं। आजकल कोई किसी से सच्ची मोहब्बत नहीं करता। लड़कियों को बस पैसे वाले मर्द चाहिए और मर्दों को सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत लड़कियां। और मर्दों की जो खूबसूरती की लिस्ट है वह तो मैं यहाँ पर बोल भी नहीं सकता। भगवान का शुक्र अदा किया, हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इसके बाद जब मैं सुबह बाहर आया तो मेरी खुशी मेरी माँ ने भी देखी और कहने लगी कि तेरी पत्नी बहुत खूबसूरत है। सच कहा था मैंने, तभी तो इतना खुश था। मैंने कहा कि माँ, आपने जो मुझ पर एहसान किया मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमने तो किसी को नहीं बताया कि शादी से पहले हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, रिश्ते थे या बातें करते थे, क्योंकि अब यह बात करना हम दोनों की इज्जत को कम करने वाली बात थी। इसलिए हमने किसी को भी नहीं बताया, बस अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजारने का इरादा कर लिया और अभी भी एक साथ हैं। ज़िंदगी और अपनी मोहब्बत की कहानी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि यही वजह थी। इसलिए हम लोग दुनिया की वो वजह थे कि हम लोग मिल गए। ये माया की अक्लमंदी थी कि उसने जज्बात से नहीं बल्कि मोहब्बत से काम लिया। उसे पता चल गया था कि मैं धोखा दे रहा था, लेकिन मेरा ही रिश्ता उसके लिए जाना भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक था। और फिर उसने रिश्ता कबूल कर लिया और इधर से मैंने हाना का चक्कर नहीं चलाया, बल्कि माँ को कह दिया कि जैसा आपको पसंद है वैसा करने। और इस तरह हम दोनों एक दूसरे से मिल गए। आप लोगों को हमारी मोहब्बत की कहानी सुनकर क्या आप मुझसे कभी किसी किस्म का इस तरह का इत्तेफाक हुआ है कि आप हैरान रह गए हों? बस सारी ज़िंदगी यह सब नहीं भूलूंगा। माया कहती है कि अगर हम एक दूसरे से नहीं मिलते तो इस दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोग होते, पर एक दूसरे से मिल गए हैं तो इसका मतलब यही है कि हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। वह ये बातें इसलिए कहती हैं कि एक दूसरे के साथ जो लम्हे और जो वक्त गुजरते हैं वह बहुत ही खूबसूरत होता है। मुझे सिर्फ यह एहसास बहुत ज़्यादा खुशी देता है तो वह मेरी पत्नी है, मेरे सामने है और मेरी सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजर रही है। वह मुझ पर हलाल है और हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। इससे बड़ी खुशी और इससे ज़्यादा खूबसूरत और कोई एहसान हो ही नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।